गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को स्टार्ट करना है बेसिक स्ट्रेंथ। क्या स्टार्ट करना है हम लोग को? बेसिक स्ट्रेंथ स्टार्ट करना है। बेसिक स्ट्रेंथ भी कंप्लीटली क्लास 12 का टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बोर्ड वगैरह कंपटीशन वगैरह में आते रहता है, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ से थोड़ा सा कम होता है। और दूसरी बात, बेसिक स्ट्रेंथ का प्रेडिक्शन एसिडिक स्ट्रेंथ के प्रेडिक्शन से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ कुछ फैक्टर्स ज्यादा होते हैं, कुछ ज्यादा होते हैं, इसीलिए प्रेडिक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ में मेनली हम फोकस किस पर करते हैं? नाइट्रोजिनस बेसिस का फोकस करते हैं। मतलब केवल हम उस बेस पर फोकस करेंगे जिसमें नाइट्रोजन लगा हुआ है। केवल हम उस बेस पर फोकस करेंगे जिसमें क्या लगा हुआ, आपको नाइट्रोजन लगा हुआ हो। मेनली हम उसी पर फोकस करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन जैसे KOH, NaOH, इन सब बेसिस को हम यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इन सब बेसिस को हम यहाँ नहीं उठाने वाले हैं। ठीक है, बड़े तो बेसिक स्ट्रेंथ देखिए हम लोग कैसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए अमोनिया, अमोनिया इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब ये H प्लस से कंबाइन करता है तो NH4+ बनता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ब्रॉन्स्टेड बेस हो गया। ये क्या हो गया? ब्रॉन्स्टेड बेस हो गया। और ये उसका क्या हो गया? कंजुगेट एसिड हो गया। ये उसका क्या हो गया? कंजुगेट एसिड हो गया। अब आपको ये देखना रहेगा कि ये H प्लस लेने के बाद जब कंजुगेट एसिड बनता है, जब H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद कंजुगेट एसिड बनता है, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो इसका H प्लस लेकर यहाँ आने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी, और ये इसीलिए एक अच्छा बेस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको? एक अच्छा बेस आपको कहा जाएगा। ठीक है, एक बार और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये अमोनिया के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये H प्लस एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन बना रहा है। ठीक है, अब ये H प्लस लेकर अमोनियम आयन बना रहा है, तो ये जितना ज्यादा स्टेबल स्पेसिस होगा, इस अमोनिया को H प्लस लेकर यहाँ आने की टेंडेंसी उतना ही ज्यादा होगी, है ना। और जितना ज्यादा टेंडेंसी के साथ ये आगे आएगा, उतना अच्छा ये बेस आपको कहा जाएगा। उतना अच्छा क्या कहा जाएगा? वो बेस आपको कहा जाएगा। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक चीज लिखेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ is directly proportional to stability of conjugate acid। तो हमें बस यही चीज देखना रहेगा कि स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा इसका स्टेबिलिटी होगा
बेसिक स्ट्रेंथ आपका उतना ही ज्यादा होगा। कोई कंफ्यूजन आपको? कोई कंफ्यूजन आपको? यहां से हम इस चीज को पकड़ सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो यहां से हम पकड़ सकते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में आपके सामने आएगा अमोनिया है, मिथाइल एमीन है, अगर इसको आप H प्लस दे देते हैं तो बनेगा NH4 प्लस, इसको H प्लस देते हैं तो बनेगा CH3 NH3 प्लस, इसको H प्लस देते हैं तो बनेगा CH3NH CH3 प्लस, और इसको H प्लस दीजिएगा तो CH3 NH CH3 एंड CH प्लस बनेगा। इन तीनों केसेस में आप एक चीज देखिए, आपको चेक क्या करना है? बेसिक कैसे चेक करेंगे? बाय चेकिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड्स, यानी कि आपको इनके स्टेबिलिटी को चेक करना है। इनके स्टेबिलिटी को कैसे चेक करोगे आप? ये देखिए कैसे चेक करेंगे आप। ये प्लस चार्ज नाइट्रोजन सभी के केस में प्लस चार्ज कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर इस प्लस चार्ज को कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ करके, अगर इस प्लस चार्ज को कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ करके न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देगा। अब एक चीज देखिए, इस केस में प्लस आई इफेक्ट से एक दो तीन ग्रुप इसको पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। यह देखिए केवल दो ग्रुप न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, यह केवल एक ग्रुप न्यूट्रलाइज कर रहा है, और यह आपको कोई भी ग्रुप न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा। तो मोस्ट स्टेबल कौन हुआ? ये आपका मोस्ट स्टेबल हो गया, ये आपको क्या हो गया बेटा? मोस्ट स्टेबल हो गया, और ये क्या हो गया आपका? लीस्ट स्टेबल हो गया। तो इसीलिए जब ये मोस्ट स्टेबल हुआ तो इसमें H प्लस एक्सेप्ट करके यहाँ आने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, और इसमें H प्लस एक्सेप्ट करके यहाँ आने की टेंडेंसी सबसे कम है, और इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको ये हो जाएगा। ये आपको 0 डिग्री है, ये आपको 1 डिग्री अमीन है, ये आपको 2 डिग्री अमीन है, और ये आपको 3 डिग्री अमीन है। याद रखिएगा बेसिक मीडियम में इनका ऑर्डर होता है 3 2 1 0, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर 0 डिग्री। लेकिन कब? जब गैसियस स्टेट में रहता है तब। कब ये होता है बेटा? जब ये गैसियस स्टेट में होता है तब। चलिए नोट किया जाए, नोट किया जाए इनको। नोट कर लिए? कोई आप बता दीजिए। चलिए इसमें नीचे एक नोट करके लिखिए, लिखिए नोट। आपको ध्यान होगा कि मैं यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लेकर के मैंने डिस्कस कराया है,
अगर मिथाइल के बदले एग्जाम में इथाइल रहे तो, प्रोपाइल रहे तो, आइसोप्रोपाइल रहे तो, आइसोब्यूटाइल रहे तो, उन सभी केसेस में आपको ऑर्डर सेम होगा। उन सभी केसेस में आपको ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, उन सभी केसेस में आपको ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लिया गया इस बात को, नोट कर लीजिए इस बात को, लिखिए नीचे नोट, NOTE नोट लिखे, लिखिए the order will remain same, the order will remain same, the order will remain same if some other group is present, some other group is present, the order will remain same if some other group is present in place of methyl group, in place of methyl group, in place of methyl group, in place of methyl group। नोट कर लीजिए। अब एक चीज सुनिए, आपको ये सुनना है कि ये जो केस जो दिया गया है, जो हमने अभी डिस्कस किया है, ये केस गैसियस स्टेट में, कहाँ है, गैसियस स्टेट में। अगर हमें गैसियस स्टेट की बजाय कोई दूसरा केस दे दिया जाए, अगर हमें गैसियस स्टेट के बाद बदले कोई दूसरा केस दे दिया जाए तो ऑर्डर आपका चेंज कर जाएगा। मैं आपको बता दूं, जब भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के क्वेश्चन आते हैं तो उस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता है, उस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता है कि कौन सा मीडियम। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग आर्कोस कंडीशन लेकर के चलते हैं। बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या लेकर चलते हैं, आर्कोस कंडीशन लेकर चलते हैं, जो मैंने आपको डिस्कस किया है। ठीक है, लेकिन आपको जब गैसियस स्टेट का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन पे आपको लिखा रहेगा कि गैसियस स्टेट में क्या होता है। ठीक है, जब गैसियस स्टेट का क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा रहेगा कि गैसियस स्टेट में क्या होता है। ठीक है, बात समझ गए। गैसियस स्टेट का जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा रहेगा कि गैसियस स्टेट का ऑर्डर क्या होगा। अगर गैसियस स्टेट ना जिक्र किया हुआ हो तो बाय डिफॉल्ट आपको एक्वस कंडीशन में ही होगा। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो एक्वस कंडीशन में ही होगा। ब्राउनस्टेड बेस उसको कहते हैं जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है। ब्राउनस्टेड बेस उसको कहते हैं जो H प्लस ले सकता है। H प्लस कौन ले सकता है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमारे केस में नाइट्रोजनस केस के कंसीडर करना है, और नाइट्रोजन पर जब भी केस हमारे सामने आएगा नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में नाइट्रोजन आपको 3 बॉन्ड्स बनाते हैं और नाइट्रोजन के पास होते कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 3 बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन को उसके कंज्यूम हो गए, लेकिन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास हमेशा बचा रहता है, और उसी लोन पेयर की वजह से वो आपको बेस का काम करता है। उसी लोन पेयर की वजह से वो किस चीज का काम करता है, आपको बेस की तरह काम करता है। शौर्य आपका जवाब मिल गया, शौर्य आपका जवाब मिल गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन एक्वस कंडीशन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग एक्वस कंडीशन को भी डील करते हैं। इन एक्वस कंडीशन, इन एक्वस कंडीशन एक्वस कंडीशन में जब देखने जाए तो आप गौर करके देखिए, NH एंड H ये रहेगा, CH3 H H H CH3 CH3 H H CH3 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 H। जब आप एक्वस कंडीशन में सोचते हैं,
आपको ऊपर में पॉइंट में लिखवा चुका हूँ, मैं आपको ऊपर में पॉइंट लिखवा चुका हूँ कि इनका जो बेस है अमोनिया है, हाँ इस केस में आपको मिथाइल एमीन है, इस केस में CH3 और इस केस में आपको है CH3। ये आपको बेस है सभी केसेस में, कोई कंफ्यूजन? ये आपको बेस है सभी केसेस में, ठीक है। ये जब H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो ये बनेगा, ये जब करेगा तो ये बनेगा, ये करेगा तो ये बनेगा, ये जब करेगा तो ये बनेगा। जब एक्वस कंडीशन में हम आते हैं तो एक्वस कंडीशन में दो फैक्टर्स काम करते हैं। फैक्टर वन है, फैक्टर वन का नाम है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर जो हम ऑलरेडी थोड़ी देर पहले सीखे, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के अकॉर्डिंग ये प्लस आई शो करेगा, यहाँ पर 2 प्लस आई शो करेगा और यहाँ पर 3 प्लस आई शो करेगा और स्टेबिलिटी का ऑर्डर इनका ये हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? अभी हम लोग यही सीखे थे कि जितना ज्यादा प्लस आई होगा, प्लस आई से पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा न्यूट्रलाइज होगा और स्टेबिलिटी आपको बढ़ते चला जाएगा। और स्टेबिलिटी जब बढ़ता है, स्टेबिलिटी जब इसका बढ़ता है तो आपको कंजुगेट एसिड का, कंजुगेट बेस का, मतलब बेस का बेसिक स्ट्रेंथ भी आपको इंक्रीज करता है। लेकिन ये है ओनली फैक्टर वन। फैक्टर टू जो कि काम करता है एक्वस कंडीशन में, और वो है फैक्टर टू। इसको कहते हैं सॉल्वेशन फैक्टर। क्या कहते हैं इसको? हम लोग सॉल्वेशन फैक्टर कहते हैं। सॉल्वेशन का मतलब होता है कि किसी भी आयन को वाटर पार्टिकल या सॉल्वेंट पार्टिकल कितना बढ़िया से उसको सराउंड करता है। सॉल्वेशन फैक्टर किसको कहते हैं? सॉल्वेशन फैक्टर कहते हैं कि किसी भी आयन को सॉल्वेंट पार्टिकल कितना बढ़िया से सॉल्वेट करता है। जितना ज्यादा सॉल्वेट करेगा उतना ज्यादा सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होगा और स्टेबिलिटी सिस्टम को उतना ही ज्यादा मिलेगा। फिर से एक बार सुनिए, जितना बढ़िया से कोई आयन सॉल्वेट किया जाएगा उतना ज्यादा सॉल्वेशन एनर्जी आपका रिलीज होगा और जितना ज्यादा सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होगा सिस्टम का स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा पाया जाएगा। हमारे केस में जब देखा जाए तो सॉल्वेशन को थोड़ा बारीकी से देखते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है ना हाइड्रोजन, ये वाटर से सॉल्वेट हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ये पानी में डूबता नहीं बेटा, CH3 को पानी से दुश्मनी है, ये सॉल्वेट नहीं होगा। आपको ये सॉल्वेट होगा, ये सॉल्वेट होगा और ये सॉल्वेट होगा। फिर से दो दुश्मन लोग यहाँ बैठे हैं, ये सॉल्वेट होगा, ये सॉल्वेट होगा, यहाँ 3 दुश्मन बैठे हुए, केवल ये सॉल्वेट होगा, है ना। तो आप एक चीज देखिए, जब सॉल्वेशन के एक्सटेंट को आप देखने जाएंगे तो सॉल्वेशन यहाँ पर केवल एक इस साइड से होता है, सॉल्वेशन यहाँ 2 साइड से होता है, सॉल्वेशन यहाँ 3 साइड से होता है, सॉल्वेशन यहाँ 4 साइड से होता है। सॉल्वेशन जितना ज्यादा होगा, सॉल्वेशन जितना ज्यादा होगा वो आयन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से उतने अच्छे से सराउंड कर लिया जाएगा और सॉल्वेशन एनर्जी कहिए या हाइड्रेशन एनर्जी कहिए उतना ही ज्यादा रिलीज होगा और सिस्टम उतने ही ज्यादा से स्टेबल हो जाएगा। समझ गए? सिस्टम उतने ही ज्यादा से क्या हो जाएगा? स्टेबल आपको हो जाएगा। तो सॉल्वेशन के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा सॉल्वेशन इसका हुआ और सबसे कम सॉल्वेशन इसका हुआ, यानी सॉल्वेशन के हिसाब से जो स्टेबिलिटी मिलता है उसका ऑर्डर आपको ये हो जाता है कि नहीं। तो एक चीज देखिए, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, सबसे कम स्टेबल ये है, और सॉल्वेशन फैक्टर से सबसे ज्यादा स्टेबल आपको ये है, सबसे कम स्टेबल ये है ना। ये तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं,
ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्शन में चल रहा है, ये दोनों कहां चल रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये एक बहस का चलिए सॉल्वेशन वाला फैक्टर एक बार और देखा जाए। देखिए सॉल्वेशन में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन होता है ये वाटर से सॉल्वेट हो सकता है, लेकिन ये जो आर वाला पार्ट होता है अल्काइल पार्ट, इसको पानी से दुश्मनी होता है, और इसी कारण से आप पेट्रोल डीजल केरोसिन ये सब पानी में नहीं भूलते, ठीक है। इसी कारण से वो आपको पेट्रोल डीजल ये सब पानी में नहीं भूलते, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए यहाँ कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यानी कि सॉल्वेशन बहुत अच्छे से होगा। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, सॉल्वेशन और पुअर होगा। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, सॉल्वेशन और पुअर होगा। यहाँ 1 हाइड्रोजन है, सॉल्वेशन और पुअर होगा। सॉल्वेशन जितना कम होता है हाइड्रेशन एनर्जी उतना कम रिलीज होगा, स्टेबिलिटी उतना ही कम मिलेगा। तो सॉल्वेशन के थ्रू इसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा, सॉल्वेशन के थ्रू इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। एक बार और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को देखते हैं। नाइट्रोजन जो आपको यहाँ पर दिया गया है, इन पर पॉजिटिव चार्ज है, इन पर क्या है बेटा आपको पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं। तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, ये देखिए मिथाइल ग्रुप यहाँ आया, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। क्या शो करेगा ये बेटा आपको, प्लस आई इफेक्ट शो करके इस पॉजिटिव चार्ज को कुछ न्यूट्रलाइज करेगा। यहाँ 2 जगह से प्लस आई होगा और यहाँ 3 जगह से प्लस आई होगा, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन सबसे ज्यादा यहाँ होगा, और इसीलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको इस तरीके से चलता है। क्या अभी भी किसी को दिक्कत है, आयुषी, आदित्य, क्या अभी भी किसी को दिक्कत है, आयुषी, आदित्य? पीयूष आपका जवाब मैं अब देने वाला हूं, और कोई दिक्कत? अब देखिए सवाल ये उठता है कि एक्वस कंडीशन में ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एक्वस कंडीशन में ही पूछे जाते हैं। सवाल उठता है कि कौन जीता, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे से विरोध में है, लड़ रहे हैं, तो कौन जीतेगा असली, ये आपको एक्सपेरिमेंट से डिसाइड होता है। कहां से डिसाइड होता है, एक्सपेरिमेंट से डिसाइड होता है, ठीक है। तो नीचे लिखिए, एक लाइन लिखिए, नोट लिखिए, नोट नोट लिखिए, these two factors, the above two factors लिखिएगा, the above two factors, the above two factors act in opposite sense, act in opposite sense, in opposite sense, and therefore actual basic strength order, therefore actual basic strength order, therefore actual basic strength order, actual basic strength order is given, actual basic strength order is given by experimental observations, experimental observations, experimental observations as given below, experimental observations, experimental observations as given below, experimental observations as given below। चलिए, तो अगर आपका अल्काइल मिथाइल, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है 2130, और अगर आर आपका मिथाइल के अलावा दूसरा हो तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है 2310, मतलब 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 0 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री,
मान लो इसको मैं डिकोड करना चाहता हूँ, क्या हो जाएगा? तो मिथाइल के अलावा कुछ दूसरा ले लीजिए, इथाइल ले लीजिए, इथाइल को होल्ड टू NH, ये इथाइल N, ये इथाइल NH2, ये NH3। इस तरह का जवाब आता है, इस तरह का जवाब आता है। ठीक है, अगर आपका अल्काइल ग्रुप को, अगर आपका अल्काइल ग्रुप में मिथाइल तो 2130, देख लीजिए 2130 छोटा होता है 2310 से, होता है कि नहीं? याद रखने का तरीका है, 2130 छोटा होता है 2310 से। तो जब सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप होगा तो छोटा वाला बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, और कोई भी बड़ा वाला ले लीजिए तो बड़ा वाला बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। ठीक है, ठीक है, तो 2130 का मतलब 2 डिग्री इज द मोस्ट बेसिक, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री। अगर इसका मैं मतलब समझना चाहूं तो इसका मतलब है, अगर मैं इस केस को लेना चाहूं तो इथाइल नहीं, मतलब मिथाइल नहीं, मिथाइल से बड़ा कोई भी ले लीजिए, इथाइल ले लीजिए, इथाइल 2 डिग्री, तो 2 बार इथाइल जोड़ दीजिए 3 डिग्री, 3 बार इथाइल जोड़ दीजिए 1 डिग्री, 1 बार इथाइल जोड़ दीजिए 0 डिग्री, 0 बार इथाइल। अब कर लीजिएगा, हो जाएगा ना आपको? ये सब बोर्ड वगैरह को बहुत आता है। ठीक है, हो जाएगा ना? देखिए इन सब में फर्क ये पड़ा कि सॉल्वेशन फैक्टर इन सब में बदलते चला गया। इन सब में फर्क क्या पड़ा? सॉल्वेशन फैक्टर आपको बदलते चला गया। अगर सॉल्वेशन फैक्टर नहीं बदलता तो हमें केवल इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से ही जवाब हो जाता। अगर सॉल्वेशन फैक्टर नहीं बदलता तो केवल इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से ही जवाब दे देते। चलिए आगे बढ़ते। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल सीखते हैं जिसमें केवल इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर चेंज करेगा, जैसे इसको देखिए, CH3 CH2NH2, CH3 CHNH, CH3 C triple bond। जैसे इस केस में देखिए, आप देखिए इससे भी जुड़ा हुआ एक अल्काइल ग्रुप है, इससे भी जुड़ा हुआ एक ही चीज है, और इससे भी जुड़ा हुआ एक ही चीज है ना? तो सॉल्वेशन फैक्टर खास चेंज नहीं कर रहा है, तो केवल इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से यहाँ डिसाइड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से कैसे डिसाइड करिए? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से कैसे डिसाइड करिए? तो आप एक चीज यहाँ देखिए, इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर अवेलेबिलिटी को आप देखिए, ये जिससे जुड़ा हुआ है वो sp कार्बन, यहाँ पर ये sp2 कार्बन, और यहाँ आपको sp3 कार्बन। हम लोग पढ़े कि s कैरेक्टर ऑफ कार्बन जितना बढ़ेगा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, और माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ेगा, और माइनस आई इफेक्ट जब इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेगा तो लोन पेयर अवेलेबिलिटी उसके पास कम बचेगा, और बेसिक स्ट्रेंथ आपका क्या हो जाएगा?
बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा आपको, कम हो जाएगा। एक बार इसको खुद से आप एनालाइज करके देखिए तो मैं बताऊंगा, बहुत एग्जांपल लूंगा। एक बार आप खुद से जो लिखा हुआ है केवल उसी को आप एनालाइज करके देखिए, खुद से देखिए, खुद से। जब तक आपका दिमाग खुद करना शुरू नहीं करेगा आपको समझ में नहीं आएगा। साउंड सही नहीं जा रहा है, अभी लेते हैं साउंड। सलीम कुमार, ये लो साउंड, कहना मत कुछ, ये लीजिए आप साउंड। अब ठीक जा रहा है, साउंड ठीक जा रहा है? चलिए साउंड जा रहा है। हाँ बोलिए, खुद से इनको एनालाइज कर रहे हैं, एक बार से ऊपर एनालाइज कर लीजिए आप। एक बार खुद से आप ऊपर एनालाइज कर लीजिए। एनालाइज किए? आप जनरल केसेस में केवल ये चेक करें, सुनिए बात, आप जनरल केसेस में केवल ये चेक करें कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबिलिटी कितना ज्यादा है। लोन पेयर अवेलेबिलिटी जितना ज्यादा होगा उसको दूसरों को डोनेट करने का टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगा, H प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगा, और बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। सीधा सा एक चीज देखिए, नाइट्रोजन सभी केस में है, नाइट्रोजन सभी केस में है। आपको तो कार्बन के बजाय नाइट्रोजन देखने से भी यह काम हो सकता है, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, जवाब वहीं से मिल जाएगा, थोड़ा कम मेहनत से भी। ये नाइट्रोजन आपको sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इस कैरेक्टर जितना ज्यादा नाइट्रोजन का बढ़ेगा, नाइट्रोजन का एस कैरेक्टर जितना बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना बढ़ेगा, है कि नहीं? एस कैरेक्टर जितना नाइट्रोजन का बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब आपको बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब आपको बढ़ेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने से लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगा, और लोन पे अपने पास रखने की टेंडेंसी ज्यादा होगा, और यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ आपको कम हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। साउंड ठीक नहीं जा रहा है आप लोग को? मेरा वॉइस क्लियर नहीं है? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अब आवाज ठीक है? अब आवाज ठीक है? आवाज ठीक है? अरे बैकग्राउंड में शादी भी लोग पगलाई चल रहे हैं।
कोरोना में भी सबको शादी करना है। अब ठीक है? अब ठीक है आवाज? तो गाना मैं दूसरे को थोड़ा ही बंद कर सकता हूं। आवाज ठीक है? ठीक है, बढ़े जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और। इस केस में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? अरे कुछ लोग को शादी से बिना किए बिना नहीं रहा है, इसलिए शादी कर रहे हैं। तुम नहीं समझोगे, तुमको 10 साल बाद समझ में आएगा। कुछ तो मजबूरी होगा जब लोग शादी कर रहे हैं कोरोना काल में। इसको चेक करके बताइए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। सनी कुमार, आपका जवाब करेक्ट है। चलिए सीखा गया। सिंपली ऐसे केसेस में आप केवल ये देखा करें कि किसमें नाइट्रोजन एटम के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लॉड बचा हुआ है वो अच्छा बेस होगा, और जिसमें रेजोनेंस वगैरह से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वो खराब बेस। जैसे देखिए यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, लेकिन इस केस में देखिए रेजोनेंस हो जा रहा है, एक खराब बेस हो गया, ये अच्छा बेस। अब इसी में देखिए यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, लेकिन यहाँ आपको रेजोनेंस का गुंजाइश है, तो इलेक्ट्रॉन प्लॉट चला गया, ये खराब बेस है, ये आपको अच्छा बेस है। और एग्जांपल लीजिए,
सोच के रखिए कुछ। सब लोग बनाकर एक बार अपने पास जरूर लिखिए, मुझे बताना जरूरी नहीं है। चलिए डिस्कस किए थे, अब छोटा छोटा चीज ही चलते रहेगा बेसिक चीज में। इसका जवाब तो हो चुका है, इसका जवाब ढूंढते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहां रेफरेंस होगा, इससे ये तो कमजोर बेस होगा, ये तो सबको दिख रहा है। अगर ये ए है, बी है, सी है, ई, तो ये तय बात है कि बी से कमजोर सी है। सच है, इसमें कोई रेफरेंस नहीं है, तो ये भी तय बात है कि बी से अच्छा बेस होगा। अब रहा इसका देखने का, या फिर एक चीज देखिए, इन दोनों में देखने में तो जरूर आपको एक जैसा लग रहा है, लेकिन एक चीज देखिए गौर कर लो, इसमें लोन पेयर रेजोनेंस में रिसीवर एटम कौन, दिस इज ऑक्सीजन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो आने आते रहेगा उसको काफी ज्यादा एक्सटेंट में ये अकोमोडेट कर सकता है ना, यानी कि रेजोनेंस का एक्सटेंट काफी बढ़ जाएगा, इसलिए लोन पेयर अवेलेबिलिटी इसके ऊपर काफी कम हो जाएगा, है ना। तो जब काफी कम हो जाएगा तो सबसे खराब पेस आपका कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप एक बार दिमाग लगाइए, मैं फिर से समझा रहा हूं आपको, कोई तो बताए हुए है, बीडीएसी बताए, सॉरी, एक बार थोड़ा बुद्धि लगाइए, मैं फिर से समझाता हूं आपको। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जब आप देखते हैं छवि, कार्बन का जब हाइब्रिडाइजेशन आप केवल चेक करते हो तो आप केवल इंडक्टिव इफेक्ट चेक करते हैं, ठीक है, जबकि उससे ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट आपको रेजोनेंस होता है, ठीक है, उससे ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या होता है आपको, रेजोनेंस होता है, ठीक है। छवि
इसीलिए कंजुगेशन आपको जरूर देखना होगा। इसका जवाब मिल गया। यहां देखिए आप, यहां कोई रेजोनेंस नहीं, यहां तो चला गया चला गया चला गया, यहां कहीं नहीं गया, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? डी। अब इन दोनों में तो ये तय बात है, यहाँ ज्यादा एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, यहाँ कम है, तो ये पुअर बेस होगा, फिर ये होगा। ठीक है, तो आपको सबसे स्ट्रॉन्ग बेस तो डी होगा, लेकिन इन दोनों में कमजोर बेस कौन होगा? सी। और इन दोनों में मजबूत बी। तो डी होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। एक दिक्कत ये है कि ए जब रेजोनेंस जा रहा है तो रिसीवर एटम का नाम पर कौन बैठा हुआ है? वहां पर रिसीवर एटम का नाम पर कौन बैठा हुआ है? ऑक्सीजन बैठा हुआ है, जो आने वाले इलेक्ट्रॉन फ्लो को ज्यादा बढ़िया से अकोमोडेट कर सकता है। आने वाले इलेक्ट्रॉन फ्लो को वो ज्यादा बढ़िया से क्या कर सकता है? अकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, अब आ जाइए ऊपर वाला, इसका नाम ए है, ये बी, ये सी, या यहां कहीं जाने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ भी कहीं जाने वाला नहीं। हाँ, यहाँ आ जरूर रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है, और यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो सबसे अच्छा बेस कौन होगा? ए। तब फिर सी, तब फिर बी, ए सी बी, ए सी बी। एक क्वेश्चन है, करके देखिए तो, CH3 C डबल बॉन्ड NH2 को रिएक्शन HCl से कराया गया, रिएक्शन के बाद क्या बनेगा? देखिए तो, अब इसमें नाइट्रोजन पर ये प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन फ्लोट दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन फ्लोट यहाँ और दे रहा है, समझे? यहाँ भाग रहा है और यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लोट होगा वो ज्यादा बेसिक होगा, इसलिए ए ज्यादा बेसिक, फिर सी है और तब फिर बी। गौतम, गौतम, आप इसका जवाब ढूंढ कर रखिए अपने पास, कुछ तो बनाइए। अरे बाबू, माइनस आई इफेक्ट से ज्यादा प्रियांशु रेजोनेंस देखा जाता है, माइनस आई इफेक्ट से ज्यादा रेजोनेंस देखा जाता है प्रियांशु। The localization of electron cloud is more dominating over inductive effect, except in case of halogen, except in case of halogen। चलिए, ये अमाइड है, ये आपका अमाइड है। अमाइड में क्या होता है कि ये रेजोनेंस जाता है और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, CH3O माइनस डबल बॉन्ड NH2 प्लस, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा CH3CO NH2 डेल प्लस डेल माइनस। तो इसके अंदर में कौन वो आइटम है जो नेगेटिव चार्ज बियर कर रहा है? ऑक्सीजन एटम, और इसीलिए HCl जब देते हैं तो H प्लस इस ऑक्सीजन एटम से कंबाइन करेगा और बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस एंड NH2, isn't it?
किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर में, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर में जो मोस्ट बेसिक एटम होगा, आने वाला H प्लस उसी से मिलता है। किसी भी एटम के अंदर में जो मोस्ट बेसिक एटम होता है, आने वाला हाइड्रोजन उसी एटम से जाकर जुड़ेगा। कोई दिक्कत? तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज ये कैरी कर रहा है, इसीलिए H प्लस किसी ऑक्सीजन एटम से जुड़ेगा। ये आपको अमाइड है। अमाइड का एक पारिवारिक सदस्य है अमाइडीन, तो वही सीखिए। इसी के जैसा एक और कंपाउंड होता है अमाइडीन, ये सब एग्जाम में बहुत आता है। CH3 CnH2 एकदम इसी के जैसा है, डबल बॉन्ड। केवल यह फर्क होता है कि ऑक्सीजन के जगह पर NH होता है। ऑक्सीजन अमाइड में O है और अमाइडीन में क्या है, NH हो जाता है। इसका जब आप रेजोनेंस करवाते हैं वो बनेगा CH3 CnH माइनस NH2 प्लस। हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा CH3 CnH NH2 प्लस, डेल प्लस डेल माइनस। तो अमाइडीन के अंदर में कौन सा नाइट्रोजन मोर बेसिक हुआ? अमाइडीन के अंदर में कौन सा नाइट्रोजन मोर बेसिक हुआ? ये नाइट्रोजन आपको मोर बेसिक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, वो नाइट्रोजन आपको मोर बेसिक होता है। किसी में अगर दो जगह नाइट्रोजन एटम होता, दो जगह अगर नेगेटिव चार्ज होगा, तो क्या वो दोनों बराबर मैग्नीट्यूड का है? दोनों जगह नेगेटिव चार्ज बराबर मैग्नीट्यूड का है, तो दोनों में से किसी पर भी हाइड्रोजन एटम जा सकता है। और अगर वो नेगेटिव चार्ज दोनों जगह बराबर नहीं है, तो जहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वहां हाइड्रोजन एटम। और ये आपको खुद देखना रहेगा। प्रियांशु कुमार, प्रियांशु कुमार, प्रियांशु कुमार, चलिए नोट करते चले जाइए। ये अमाइडीन है, अमाइड के जैसा है, लेकिन अमाइडीन के अंदर में दोनों नाइट्रोजन में ज्यादा बेसिक कौन होता है? ये वाला जो नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होता है। This can be seen by hybrid structure. This can be seen by hybrid structure. बड़े और मैं बता दूं, पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ये है ग्वानिडीन। इसको दर्जा मिला हुआ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन entire organic chemistry. स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन इंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, याद रखिएगा। आपको जब भी कहीं अगला जो कंपाउंड में बनाने वाला हूं, जब भी कहीं दिख जाए और बेसिक स्ट्रेंथ अगर ऑर्डर पूछ दिया जाए, तो बिना कुछ हिचक उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा देकर आप आगे बढ़िए। कौन सा कंपाउंड? ये देखिए, इसी से मिलता जुलता है, बस फर्क है कि CH3 को हटाकर NH2 लगा दीजिए। NH2
NH, यही वो कंपाउंड है। इसमें आप देख सकते हैं यहां से भी रेजोनेंस होगा। और आपको यहां से भी रेजोनेंस होगा। यही है आपका मोस्ट बेसिक यही आपका मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन एटम। ग्वानिडीन बेसिक स्ट्रेंथ का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में राजा माना गया है कि इससे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आते हैं। क्या हुआ, एटम या कंपाउंड? व्हाट प्रिंस, क्या कहना चाहते हो? कंपाउंड कंपाउंड कंपाउंड। देखो, ये कंपाउंड मोस्ट बेसिक कंपाउंड है इंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन इसके अंदर में 3 नाइट्रोजन एटम है। तो कौन सा नाइट्रोजन एटम है जो इतना इसको बेसिक कर देता है? तो ये नाइट्रोजन एटम है जो इसको इतना बेसिक कर देता है। प्लीज, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे चुका हूं, है ना? आदित्य, आदित्य, रेजोनेंस इनका रहेगा तो इनके पास इलेक्ट्रॉन प्लॉट कम होगा, लेकिन इन दोनों का रेजोनेंस जाएगा कहां? तो जाकर इसी के पास जमा हुआ है। तो इस नाइट्रोजन के पास, ऊपर वाले नाइट्रोजन के पास अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही, साथ में इन दोनों नाइट्रोजन का भी नेगेटिव चार्ज आप ले रहे हो, आपके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जा रहा है, और इसीलिए आप इतना ज्यादा बेसिक हो। आदित्य, प्रिंस, मैं आपका भी जवाब दे चुका हूं। प्रिंस, प्रिंस, जवाब दीजिए। चलिए, इनको नोट किया जाए। अब हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के कुछ और कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए थोड़ा सा हमें एरोमेटिसिटी का नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा सा हमें किसका नॉलेज होना चाहिए? एरोमेटिसिटी का नॉलेज होना चाहिए। तो वैसे तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही हम लोग एरोमेटिसिटी, प्रियांशु कुमार, नो रेजोनेंस ज्यादा बेसिक होता है। हाँ, देखो बेटा प्रियांशु, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। नो रेजोनेंस कब फायदेमंद होता है? इसके लिए अगर इन दोनों नाइट्रोजन एटम का रेजोनेंस नहीं होता तो सारा लोन पेयर इसी के पास रह जाता, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा होता। लेकिन इसको, इस नाइट्रोजन एटम को रेजोनेंस होने के कारण ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल रहा है, तो इसके लिए फायदा है ना, इसीलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है। प्रियांशु कुमार, मैं आपका जवाब दे दिया हूं। प्रिंस, पढ़ा क्या जाता है? इस पूरे कंपाउंड का नाम देखिए, ऊपर में लिखा हुआ है ग्वानिडीन। प्रिंस कुमार, ग्वानिडीन, बहुत लेट रिप्लाई करते हो आप लोग, ठीक है? ऊपर में लिखा हुआ है ग्वानिडीन इस कंपाउंड का नाम। चलिए, थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ और नॉलेज की जरूरत पड़ती है। इनको नोट कर लिया, मैं मिटाता हूं, ठीक है? चलिए,
कंपटीशन में केवल यही सब आता है, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड्स का। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स लिखिए। एरोमेटिक कंपाउंड्स इसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बड़ा यूनिट के तौर पर हम पढ़ेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स इसी बेसिक स्ट्रेंथ के इसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बड़े टॉपिक के तौर पर हम पढ़ते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आगे जाकर पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग को बेसिक स्ट्रेंथ में एरोमेटिक कैरेक्टर का थोड़ा सा यूज करना पड़ता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेवल पर मैं आपको अभी समझाना चाहूंगा। ये दोनों कंपाउंड्स बेटा प्रियांशु कुमार, आईपे का ट्रांस और सीस क्या होता है पता है? ट्रांस और सीस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट होता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट यही पढ़ाना शुरू कर दें। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ाएंगे। आइसोमेरिज्म जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद आइसोमेरिज्म आता है, वहां आपको सिखाया जाएगा। प्रियांशु कुमार, अब रहा आदित्य कुमार। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स होता है ना? हाँ, एकदम सही बात है। प्रियांशु कुमार बोले उसमें कोई दिक्कत नहीं है बाबू। ये लोग किताब वाले जो होते हैं ना, ये बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं, ऊपर नीचे पता चलता है, हो जाता है, और इनको पता भी नहीं चलता है। चलिए आगे। प्रिंस कुमार, सेक्शन 3-4 में इसका क्वेश्चन था, तो अभी सीस और ट्रांस का क्वेश्चन जो रहेगा उसको हम लोग स्किप कर देंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे, और फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। आपको लोग तो इतना नहीं से पता है कि सर कभी भी कॉन्सेप्ट का खिचड़ी नहीं बनाते, ठीक है, और मैं अभी भी खिचड़ी नहीं बनाऊंगा, ठीक है। जो चीज मुझे जानना है अभी, वो हम अभी सीखेंगे, उसको कुछ दिन बाद वो आएगा, फिर से सीख लूंगा। पढ़े आगे। लेकिन मैं छोड़ूंगा एक भी चीज नहीं, समय बीतने के साथ एक एक चीज आपको आते चला जाएगा, ठीक है। एक भी चीज मैं नहीं छोड़ूंगा। सिलेबस का चीज स्टार्ट। चलिए इन दोनों कंपाउंड्स को गौर से देखिए आप, ये एग्जैक्टली एरोमेटिसिटी का रिप्रेजेंट कर रहा है। एक देखिए, जिस तरह का रेजोनेंस आपको यहां मिल रहा है, एकदम उसी तरह का रेजोनेंस आपको यहां भी मिल रहा है। 3 बार, लेकिन इससे ज्यादा यहां थोड़ा सा मिल रहा है। यहां रेजोनेंस यहां आगे जाके यहां पर इस एटम पर ब्लॉक हो जा रहा है, रुक जा रहा है, लेकिन ये साइक्लिक हो जा रहा है। आया, यहां आया, यहां आया, ये साइक्लिक हो जा रहा है, और ये साइक्लिक नहीं है, ये आ करके रुक जा रहा है। बस यही दोनों में अंतर है। ये जो है इसमें क्या है? रेजोनेंस है आपको, और इसमें क्या है आपको? रेजोनेंस प्लस साइक्लिक क्लोज कॉम्बिनेशन। दो तो 4 तो 6, 4n + 2
5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या ये 4n + 2 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या है वो 4n + 2 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, तो रेजोनेंस, रेजोनेंस से कोई चीज स्टेबल होता है, रेजोनेंस हुआ तो रेजोनेंस की वजह से ये क्या हो गया स्टेबल हो गया, और इसमें रेजोनेंस भी हुआ और साइक्लिक क्लोज कन्जुगेशन भी हुआ, यानी कि ये स्टेबल ही नहीं, ये मोर स्टेबल हो, एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। स्टेबल ही नहीं, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, स्टेबल ही नहीं, वो क्या होता है एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, और एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड्स को ही हमें यहाँ पढ़ना होता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड्स। ठीक है, इतना खाली नोट कर लीजिए और आज हमारा काम हो जाएगा। बाकी बेसिक स्ट्रेंथ खत्म होगा, टॉटोमेरिजन पढ़ेंगे, फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स करके टॉपिक आएगा जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स का सारा जो गला सिकवा है सब उसमें निकालेंगे। ठीक है, चलिए केवल एरोमेटिक कंपाउंड का एक डेफिनेशन लिख लीजिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स में लिख लीजिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स में लिख लीजिए आर एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड्स, बस इतना ही लिख लीजिए, आर एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स में खाली आगे लिख लीजिए आर एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड्स। मैं और कुछ नहीं लिख पा रहा हूं क्योंकि इस नाम का एक टॉपिक है और हमें 2-3 क्लास में वो आ ही जाएगा टॉपिक, तो डिटेल में सीखते रहेंगे, अभी तो माथा ठोकते रहे, और इतना खाली वहां पर आप नोट कर लीजिए कि यस रूम टेम्परेचर पर होता है बेटा गौतम। एन 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 कोई इंटीजर होता है बेटा, एन का वैल्यू 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन है, तो n का वैल्यू 1 रखते हैं तो 4 and 2 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाता है। अब सब क्वेश्चन यहीं पर मत पूछ दीजिए, उस टॉपिक को आने दीजिए, वहां पर फिर क्या पढ़ेंगे, वहां बहुत कुछ सीखना है उस टॉपिक। अरे बस इतना नोट करके आगे तो बढ़िए। चलिए लिखते हैं एरोमेटिक बेसिस। आज कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करना है, लेकिन एरोमेटिक बेसिस जो छोटा सा टॉपिक है उसको करके आगे बढ़ें। नोट करेंगे हो गया आप लोग। चलिए एरोमेटिक बेसिस मेन चीज यही है, कल प्रोसेस स्मूथली हमारा निकल सकता है। एरोमेटिक एरोमेटिक बेसिस इन तीनों को थोड़ा बढ़िया से समझ लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इनका नाम है, ऊपर में नाम लिख लेते हैं, इसको कहा जाता है पाइरीडीन, इसको कहा जाता है पायरो, सिंगल आर भी लिखा रहता है, डबल आर भी लिखा है, और इसको कहा जाता है अनिलीन। सारे फेमस कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसलिए इनके नाम आपको याद रखने ही होंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ में क्या रोल है।
चीज देखो, इसको देखो, मैंने आपको पढ़ा रखा कि अगर किसी एटम के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दोनों हो तो रेजोनेंस में कौन जाता है? पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। याद आया? अगर किसी एटम के पास लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दोनों हो, अगर किसी एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स दोनों हो तो रेजोनेंस में कौन जाता है? पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रेजोनेंस में आपको पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये लोन पेयर रह जाएगा, है ना? does not take part in resonance, hence completely available for base donation। इसी को कोई दिक्कत? जब इस नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों है तो रेजोनेंस में पाई बॉन्ड जाता है, यानी कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। तो कंफ्यूजन? और जब रेजोनेंस में जाएगा नहीं तो पूरा का पूरा पड़ा रहेगा, हेंस कंप्लीटली अवेलेबल फॉर बेस डोनेशन। ठीक है, रेजोनेंस में नहीं जाएगा लेकिन दूसरा का H+ तो ले सकता है ना, यानी बेस की तरह तो काम कर सकता है कि नहीं? है कि नहीं? क्या अब आ जाइए आप इस केस में, यहां पर कंजुगेशन को देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, केवल 4 इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन है, जबकि होना कितना चाहिए था? 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अगर तो ये भी चला जाए तो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंजुगेशन में चला जाएगा, यानी कि ये लोन पेयर कंप्लीटली एरोमेटिक कैरेक्टर को बनाने में व्यस्त रहेगा, यानी ये लोन पेयर हमको बेस की तरह काम करने के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, इसलिए बहुत ही खराब बेस होगा ये। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? लोन पेयर पार्टिसिपेट in aromatization, hence not available for base donation। जब पूरा का पूरा वो एक शुभ काम, बढ़िया काम करने में वो खर्च हो चुका है तो हमारे लिए एक खराब काम में वो अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, ये जब कंप्लीटली एरोमेटाइजेशन में चला जाएगा, काहे जाएगा भाई? क्योंकि एरोमेटाइजेशन करने से काफी स्टेबिलिटी मिलता है, तो वो काम ना करेगा कोई चीज जिससे काफी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलता है, तो इसीलिए ये लोन पेयर चला जाता है एरोमेटाइजेशन में, एरोमेटिक कैरेक्टर को पाने में चला जाता है, और इसीलिए ये लोन पेयर कंप्लीटली खर्च हो जाता है। तो लोन पेयर पार्टिसिपेट इन एरोमेटाइजेशन, हेंस नॉट अवेलेबल फॉर बेस डोनेशन, और वो आपको बेस डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता है, और वो आपको बेस डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, वो आपको क्या नहीं होता है? बेस डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। अब इस केस में आ जाइए, ये देखिए यहां तो रेजोनेंस हो रहा है। एक चीज बताओ आप मुझे, अगर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं होता, अगर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं होता तब भी तो ये बेंजीन है। अगर इस नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं होता तभी तो ये बेंजीन है, और बेंजीन तो पहले से ही एरोमेटिक होता है, बेंजीन तो पहले से ही एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो नाइट्रोजन आने से क्या फर्क पड़ा? केवल रेजोनेंस ये जाएगा, केवल रेजोनेंस जाएगा,
only take part in resonance and not in aromatization. ये यस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन एरोमेटाइजेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। जब रेजोनेंस में केवल पार्टिसिपेट करता है, एरोमेटाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो कुछ तो बचा रहेगा ना, कुछ तो बचा रहेगा ना। एरोमेटाइजेशन में तो कंप्लीटली चला गया, लेकिन केवल रेजोनेंस जाएगा तो कुछ तो बचा रहेगा ना। अब बताइए लोन पेयर सबसे ज्यादा अवेलेबल किस केस में? ये अगर ए है, ये अगर बी है, ये अगर सी है, लोन पेयर सबसे ज्यादा अवेलेबल किस केस में? ऑब्वियसली इस केस में। इसलिए सबसे अच्छा बेस कौन होगा? ए। ये तो कंप्लीटली खर्च कर दिया, इसलिए सबसे खराब बेस कौन होगा? बी। और बीच में कौन होगा? सी। यही इनके बेसिक स्टेट का ऑर्डर होगा, यही इनके बेसिक स्टेट का ऑर्डर होगा। ठीक है, यही इनके बेसिक स्टेट का ऑर्डर होगा। चलिए नोट करिए आप तो। देखिए एरोमेटाइजेशन भी रेजोनेंस का ही पार्ट होता है, लेकिन एरोमेटाइजेशन में कुछ और साइक्लिक कंजुगेशन हो जाता है, इसीलिए रेजोनेंस का प्रभाव ज्यादा वहां होता है। बस इतना ही फर्क होता है। और जब रेजोनेंस का प्रभाव एरोमेटाइजेशन में ज्यादा होता है, तो उसके थ्रू स्टेबिलिटी जो हमें मिलता है वो भी ज्यादा मिलता है, उसके थ्रू जो स्टेबिलिटी मिलता है वो भी हमें ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लिए। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? मोस्ट बेसिक स्पिरिडिंग, देन कंसेनिलिंग एंड लीस्ट बेसिक इज पायरोड। लीस्ट बेसिक कौन है आपका? पायरोड हो जाएगा। ठीक है, आज मैं थ्योरी यहीं पर रोकता हूँ। उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास में आपको बेसिक स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा और हम लोग टॉटोमेरिज्म स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, टॉटोमेरिज्म भी एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये आइसोमेरिज्म का पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा? आइसोमेरिज्म का पार्ट है। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे एरोमेटिसिटी। ठीक है, क्या सीखेंगे? एरोमेटिसिटी सीखेंगे। सी, सी पे क्या है कि अगर ये नाइट्रोजन नहीं भी होता तो पहले से ही ये एरोमेटिक है, पहले से ही यहाँ 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके आने से एरोमेटाइजेशन स्टार्ट नहीं हो जाएगा, एरोमेटाइजेशन में अब पहले से ही था। तो ये क्या करेगा? ये बस रेजोनेंस को बढ़ाएगा। नाइट्रोजन का लोड फिर क्या करेगा बेटा? बस रेजोनेंस को बढ़ाएगा, बस, और इसका कोई बेसिक फायदा नहीं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कशन उठाते हैं। ठीक है, आईपेक नॉमेनक्लेचर निकालिए, थोड़ा सा रह गया डिस्कशन, उसको कंप्लीट कर लिया जाए। और हाँ, अगले दिन से मैं आपको टास्क आपको लिख कर दे दूंगा व्हाट्सएप पर। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग नेक्स्ट डे से डिस्कशन उठाएंगे। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। चलिए यहाँ आ रही है आप लोग बेसिक सॉरी आईपेक नॉमेनक्लेचर में कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए, उसको कंप्लीट कर लिया जाए। डिस्कशन भी तो हम ही लोग को करना होगा, वो कोई दूसरा आदमी थोड़ी करेगा। चलिए सेक्शन 3 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3 का क्वेश्चन 1,
क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, पहले डीकेन 10 कार्बन, एक 5 का रिंग है और एक 3 का रिंग है और एक आपका 0 का रिंग है। ये लिखा है 5 3 0 और एक और 0 दिया। एक काम करिए, इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। हमारे सिलेबस में केवल 3 पार्ट वाले पढ़ने, 4 वाले नहीं पढ़ने, ठीक है। इसको कैंसिल कर दीजिए। हमारे पार्ट में सिलेबस में केवल 3 वाले, और यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4, ये हमारे सिलेबस में नहीं। कैंसिल कर दीजिए। क्वेश्चन 4, 5 4, साइक्लोडोडिकेट, डोडिकेट यानी 12 को कहा जाता है। देखिए तो इसमें कितना है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 और चाहिए, 12 चाहिए मुझे। एक 2 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 और एक बढ़ा दीजिए। वाह, ये तो कुछ दिया है। 5 इथाइल ब्यूटानोइक, 1 2 3 4 CH2CH3 प्रिंस, 6 7, बाबू ये कई शेप में रहता है, अंकुश ये कई शेप में पाया जाता है, ठीक है, इसलिए आंसर नहीं मैच किया। जब किसी रिंग में 6 कार्बन से 7 कार्बन से ज्यादा हो जाए तो उसका शेप अलग अलग तरह का होता है, आइसोमेरिज्म में सीखिएगा, ठीक है। इसलिए आंसर मैच कराना इसका जरूरी नहीं है। सिक्स 7 8 प्रोपेनल, इमीन, काट दो आर्या, इमीन का नॉमेनक्लेचर हमें नहीं सीखना है बेटा, कैंसिल कर दीजिए। हम लोग को अमीन का सीखना है, इमीन का नहीं। 8 कैंसिल कर दीजिए। 9 10 11 12 12 2 4 हेक्साडाइएन,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2,4 पर एक यहां पर दे दीजिए और एक यहां पर दे दीजिए। आर्या 13 14 15 16 17 30 टर्म्स के जितने क्वेश्चन है हम लोग आइसोमेरिज्म सीखेंगे, फिर ये सब बन जाए। कुछ है नहीं इसमें तक, लेकिन मैं यहाँ नहीं लाना चाहता हूँ, फिर खिचड़ी हो जाएगा। 18 छोड़ दीजिए, अभी ये सब बनेगा, आगे बन जाएगा। ठीक है, आपको नहीं भी यहाँ बनाने आएगा तभी बन जाएगा। 17 18 19 20 20 देखिए। प्रोपेन 1 2 3, 2 पर साइक्लोप्रोपाइल और 2 पर मिथाइल, यही आपका सॉरी 20 21 26 27 26 26 मोनेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, 4 पर आइसोप्रोपाइल, 3 पर मिथाइल और 5 पर मिथाइल। आपको बॉन्ड वाइज स्ट्रक्चर बनाना ना, क्या दिक्कत है? इसको किसी एक को बेस मान लो, मान लो इस कार्बन को बेस मान लो, आगे ऐसे यहां से आगे चलो, ऐसे चले गए, फिर एक ऊपर ले जाना, फिर 2 नीचे ले जाना, फिर इससे नीचे चले जाओ, फिर 2 ऐसे कर लेना, फिर आगे चले जाओ, ऐसे ऐसे करो, फिर यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। 26 देख लेता हूं। ठीक तो दिया हुआ है बेटा, 26 का आंसर ठीक दिया हुआ है प्रिंस, 26 का आंसर ठीक दिया हुआ है। 27 28 29 28, 2 साइक्लोहेक्साइलब्यूटेन, इसका आईपैक नेम गलत लिखा हुआ है, ठीक है, आईपैक नेम जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है वो गलत लिखा हुआ है। मेन चेन मेरा ये नहीं होगा,
मेन चेंज मेरा ये वाला है, ठीक है। 28 का मेन चेंज ये लोग लिख के दिया और गलत दिया। 29 ये तो लिख लिया होगा। सेक्शन 4 क्वेश्चन 1 2 3 4 4 5 6 7 6 ट्रांस का है, नहीं लिखेंगे। 6 भी 6 ट्रांस का है, 6 ट्रांस हम लोग को आएगा तब। 8 9 ये तो सब लिख लिए होंगे। 10 11 देख लेते हैं 9 का। इथाइल 1 2 3 इथाइल प्रोपेनॉइड होगा बेटा 9 का आंसर। 9 का आंसर है ओ गलत दिया है बेटा, इथाइल प्रोपेनॉइड होगा। 9 का आंसर इथाइल प्रोपेनॉइड होगा। 11 1 2 3 4 5 6 5 इथाइल हेक्सेन 2 ओम। तो नोमेनक्लेचर गलत है बेटा। 11 में नंबरिंग गलत किया गया है। दुनिया में गलती बहुत पड़ा हुआ है, खाली जिसको आता है उसको पता चलता है। नंबरिंग इंड से किया जाता है, लालच नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 किताब वाला कहां से किया है? 1 2 3 4 नंबरिंग कर लिया तो 4 पर मिथाइल तो आएगा जो कि गलत है। इसका नाम हो जाएगा 5 मिथाइल हेक्सेन 2 ओम। हाँ वो गलत दिया है। इतना तो आप लोग सीख गए करते हुए, दुनिया में बहुत चीज गलती मिलेगा। 12 13 14 15 14 14 में भी गलत दिया है लोग। मैं लिख देता हूँ 14। अब यहां से चलेंगे तो 1 2 3 4 पर आएगा, यहां से चलेंगे तो 1 2 3 तो लेफ्ट से ही ना चलना अच्छा है। लेफ्ट से चलेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 क्या नाम हो जाएगा 2 मिथाइल हेक्ट 3 इन। ये लोग नहीं दिया ऐसा नाम तो मिस्टेक है बेटा। 15 16 15 3 4 5 6 7 8 9 15। नाम गलत है, जो आप लिखे हो सही है, ठीक है। पढ़े हमीद प्रियांशु नाम जो आप लोग लिखे हैं ठीक है या गलत दिया हुआ है, ठीक है।
16, 17, 17, 17 में क्या दिक्कत है? नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट कर दो ध्यानचंद, नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट कर दो और साइक्लोब्यूटाइल को ब्यूटीनाइल को सब्स्टिट्यूट ले लो, साइक्लोब्यूटीनाइल दूसरे पोजीशन पर, ठीक है, हो जाएगी ध्यानचंद। 18, 19, 20, 21, 21। सुनो, आइसोमेरिज्म का पार्ट अभी छोड़ दीजिए, 21, 23, 25 और 26 छोड़ दीजिए, आइसोमेरिज्म पढ़िएगा सब बन जाएगा। 22, 22 और एक और है 24। पॉइंटेड नोमेनक्लेचर खत्म हुआ। व्हाट्सएप पर मैं लिख करके देता हूं कि अगले दिन आइसोमेरिज्म में कहां से, सॉरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहां से डिस्कस करेंगे। अब तो आपको बहुत काम मिलेगा, है ना। आइसोमेरिज्म में आपको बुखार छुड़ा देना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है बेटा, आज यहाँ पर रोकते हैं। थैंक यू ऑल।